हेलो स्टूडेंट, आपका अगला टॉपिक है केमिस्ट्री का परमाणु संरचना। तो हम लोग बिना देरी किए हुए अगले टॉपिक को देखते हैं। में पढ़ेंगे जिसमें हम अलग अलग परमाणु मॉडल देखेंगे। इससे पहले हम केमिस्ट्री के 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, पदार्थ और उनकी अवस्थाएं, तत्व यौगिक और मिश्रण, और तीसरा टॉपिक मिश्रण को अलग करने की विधियां। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर आप ये तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम केमिस्ट्री का अगला टॉपिक परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। परमाणु संरचना को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आखिर परमाणु होता क्या है, एटम होता क्या है। वैसे तो मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि परमाणु कहते किसे हैं। तो परमाणु पदार्थ की संरचनात्मक इकाई है। यह किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जिसमें उस तत्व के सभी रासायनिक गुण उपस्थित होते हैं। तो जो भी ब्रह्मांड में उपस्थित जो भी पदार्थ है ना, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, यानी कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग कौन सा होता है, तो परमाणु होता है। तो परमाणु किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, बल्कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है। और जो अणु होता है या मॉलिक्यूल होता है, ये क्या होता है, तो अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है और ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो अणु और परमाणु इसमें डिफरेंस होता है। तो परमाणु क्या है, परम अणु, यानी कि अणु का भी छोटा रूप परम अणु। तो परम अणु से ही परमाणु बना है। तो तत्व, परमाणु और अणु क्या होता है, तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे जो लोहे की छड़ है, ये लोहे के परमाणुओं से ही मिलकर बनी होती है। तो तत्व क्या होता है, वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु और अणु में क्या डिफरेंस है, तो जैसे हाइड्रोजन का ये एक परमाणु है और ये हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु है। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर हाइड्रोजन का एक अणु बनाएंगे। H प्लस H ये क्या है, परमाणु है, और H2 ये क्या है, अणु है। तो मैंने आपको बताया ना कि जो अणु होते हैं ये दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो परमाणु अणु से भी छोटा रूप है। तो आगे अब हम देखते हैं। तो भारतीय दर्शन में भी परमाणुवाद का उल्लेख है, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। तो भारतीय दर्शन में सृष्टि के मूल में पंच महाभूत की संकल्पना की गई है, जिसमें वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा आकाश को द्रव्य, द्रव्य यानी कि पदार्थ, द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। द्रव यानी कि लिक्विड, और जो द्रव्य होता है इसे मैटर यानी कि पदार्थ कहते हैं। तो द्रव्य का मूल तत्व माना गया है। इंडियन फिलोसफी में किसी भी पदार्थ का मूल तत्व 5 तत्वों को माना जाता है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा आकाश। इन्हें पंच महाभूत कहा जाता है। और इसी दार्शनिक परंपरा की एक शाखा वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद हुए हैं। तो महर्षि कणाद ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सृष्टि के मूल में 4 प्रकार के तत्वों को स्वीकार किया था, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। इन्होंने आकाश को नहीं स्वीकारा था। तो इन्होंने कहा था कि जो पदार्थ है, जो सृष्टि है, इसके मूल कितने हैं, ये किन 4 मूल तत्वों से मिलकर बनी है, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। और महर्षि कणाद के मतानुसार यदि किसी पदार्थ को लगातार विभाजित किया जाए, यानी अगर कोई पदार्थ है उसे छोटे से छोटे टुकड़े में विभाजित किया जाए, तो अंततः वह सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा जिसे और विभाजित करना संभव नहीं होगा। यानी कि किसी भी पदार्थ को जब हम छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित करना शुरू करेंगे, तो अंत में जो सबसे छोटा टुकड़ा प्राप्त होगा जिसे विभाजित करना संभव नहीं होगा, महर्षि कणाद के मतानुसार उसे परमाणु कहा गया। परमाणु यानी कि परम अणु, अणु का भी सबसे छोटा रूप, उसे परमाणु कहा गया। तो सबसे पहले भारतीय दर्शन में महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में बताया था, परंतु इन्होंने परमाणु की कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं दी थी। तो उसके बाद क्या होता है कि डाल्टन पहला वैज्ञानिक है जिसने परमाणु के बारे में साइंटिफिक थ्योरी दी थी। तो 1803 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने पहली बार दार्शनिकता से अलग एवं वैज्ञानिक ढंग से परमाणु सिद्धांत की व्याख्या की थी। तो इस सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु हैं वो निम्नलिखित हैं। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, तो डाल्टन के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। और इन्होंने कहा कि किसी एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य रासायनिक गुणों में समान होते हैं। और तीसरा इन्होंने सिद्धांत दिया कि परमाणु अविभाज्य एवं अविनाशी होते हैं। अविभाज्य यानी उन्हें और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, और अविनाशी होते हैं यानी कि उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले ये परमाणु सिद्धांत दिया कि जो परमाणु है ये सबसे सूक्ष्मतम कणों से निर्मित है और ये अविभाज्य है। लेकिन अब हमें पता है कि जो परमाणु है ये अविभाज्य नहीं है, इसे भी विभाजित किया जा चुका है। परमाणु के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पर पहले जब डाल्टन ने सिद्धांत दिया था तो डाल्टन ने बताया था कि जो परमाणु है ये अविभाज्य है। तो आगे अब हम देखते हैं। तो 19वीं शताब्दी के लगभग अंत तक परमाणु को सभी पदार्थों का मौलिक एवं अविभाज्य कण माना जाता था, परंतु जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर और जेम्स चैडविक आदि वैज्ञानिकों के प्रयोगों ने परमाणु की अविभाज्यता की संकल्पना को
गलत सिद्ध कर दिया, क्योंकि इन्होंने अपने विभिन्न मॉडलों के आधार पर परमाणु की संरचना की व्याख्या की तथा परमाणु के आंतरिक भाग में इन्होंने अन्य अपर्माणुक कणों की उपस्थिति सिद्ध की गई, यानी कि परमाणु के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता लगाया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये किसके पार्टिकल्स हैं? तो ये परमाणु के ही कण हैं, परमाणु के ही पार्टिकल्स हैं। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। कब की थी? तो 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो देखिए, प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, परंतु प्रोटॉन का नामकरण यानी कि उसका नाम प्रोटॉन रखा किसने था? तो रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, परंतु गोल्डस्टीन ने इसका नाम प्रोटॉन नहीं रखा था। इसने केवल एटम में एक पार्टिकल की खोज कर दी जो कि प्रोटॉन था, परंतु बाद में रदरफोर्ड ने इसका नाम प्रोटॉन रखा था। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो सबसे आखिर में न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, जो कि चैडविक ने की थी 1932 में। तो इसका द्रव्यमान भी पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इसका मास कितना होता है? तो 9.1 गुना 10 की पावर -31 किलोग्राम इसका मास होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो इसका द्रव्यमान 1.6725 गुना 10 की पावर -27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.6748 गुना 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो द्रव्यमान के हिसाब से देखा जाए तो सबसे भारी कौन सा है? तो आपको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे भारी है, क्योंकि इसका द्रव्यमान शुरुआत ही 9.1 से हो रही है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इसका द्रव्यमान है ये 9.1 गुना 10 की पावर -31 है। तो -31 में इसकी पावर है, तो इसका द्रव्यमान सबसे छोटा होगा, क्योंकि बाकी दोनों का द्रव्यमान कितना है? -27 किलोग्राम है, लेकिन इसका द्रव्यमान -31 किलोग्राम है, तो इसका द्रव्यमान सबसे कम है। तो भार के अनुसार देखा जाए तो न्यूट्रॉन का भार सबसे अधिक होता है। वैसे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का भार लगभग एक समान होता है, लेकिन अगर दोनों में भी देखा जाए तो न्यूट्रॉन भारी होता है। आप देख रहे हैं ना कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.6748। और ऊपर जो प्रोटॉन है इसमें कितना है? 1.67। इतना तो सेम है, लेकिन आगे कितना है? 2.5 है, 25 है, और इसमें 48 है। तो इसीलिए न्यूट्रॉन का भार प्रोटॉन से थोड़ा सा अधिक है। तो सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन, उससे हल्का होता है प्रोटॉन, और सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। और इनके ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाता है? कौन सा विद्युत आवेश पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, आवेश होता है, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता, ये न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। ये न्यूट्रल। सबसे पहले देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार जो परमाणु है एक धनावेशित गोला होता है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज गोला होता है। तो सबसे पहले थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु होता है ना, ये एक धनावेशित गोला होता है, जिसका निर्माण प्रोटॉन से मिलकर होता है, यानी कि प्रोटॉन पर धनावेशित चार्ज होता है और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन इस गोले में बिखरा होता है। तो आगे भी आपको समझ आ जाएगा कि थॉमसन क्या कहना चाहता है। तो इसकी संरचना क्या है? थॉमसन ने जो अपना मॉडल दिया, इसकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार इन्होंने परमाणु को एक तरबूज के समान माना था। इनका मानना था कि जो परमाणु है वो तरबूज की तरह है, उसकी संरचना एक तरबूज की तरह है। कैसे? इनके अनुसार जो तरबूज का लाल वाला भाग होता है ना, जिसे हम खाते हैं, वो प्रोटॉन होता है, और जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये तरबूज के बीज के समान बिखरे होते हैं। तो उस समय तक न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं चला था। तो इन्होंने बताया कि जो तरबूज का लाल वाला भाग है ये प्रोटॉन है, जो कि धनावेशित है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो इसके बीच में जो बीज है ना तरबूज के, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी थी ये तरबूज को एग्जाम्पल लेकर बताई थी, इसीलिए इनकी थ्योरी को वाटरमेलन थ्योरी भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि वाटरमेलन थ्योरी किसने दी थी? तो थॉमसन ने दी थी, और इसी थ्योरी को मॉडल भी कहा जाता है। तो वाटरमेलन थ्योरी और प्लम पुडिंग मॉडल कौन सा है? किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। तो थॉमसन के मॉडल में कमियां क्या थी? जो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था इसमें कमी क्या थी? तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में नाभिक का कोई उल्लेख नहीं किया गया, यानी कि इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया। दूसरी कमी क्या थी कि यह मॉडल परमाणु की स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम समझाने में भी असफल रहा, क्योंकि जो परमाणु है स्थायी है, लेकिन ये समझा नहीं पाए कि परमाणु स्थायी कैसे है, स्थिर कैसे है। तीसरी कमी क्या थी? तो थॉमसन अपने परमाणु मॉडल में यह भी नहीं समझा सके कि परमाणु में धनावेश किस प्रकार ऋणावेश कणिकाओं को अपने अंतर्निहित रखता है। परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? थॉमसन के मॉडल में हमने देखा कि बहुत सारी कमियां पाई गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो वर्ष 1911 में रदरफोर्ड ने सोने से निर्मित अत्यंत पतली परत यानी कि गोल्ड फॉइल पर अल्फा कणों की बौछार करके एक प्रयोग किया। तो इस प्रयोग से क्या कंक्लूजन निकला? तो इन्होंने क्या किया कि सोने की पतली चादर ली और उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की, जिसे निष्कर्ष क्या निकला? इन्होंने सोचा था कि जो परमाणु होता है वो ठोस होगा, जिससे क्या होगा कि जो अल्फा कण हैं ये ज़्यादातर टकराकर वापस आ जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ये चौंक गए। इन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो अल्फा कण पतली चादर ली और उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की, जिसे निष्कर्ष क्या निकला? इन्होंने सोचा था कि जो परमाणु होता है वो ठोस होगा,
भाग एवं द्रव्यमान इसके केंद्र में ही निहित है और जिसे इन्होंने नाभिक कहा। तो परमाणु के नाभिक की खोज यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। इन्होंने देखा कि जो परमाणु का मध्य भाग है वहां से अल्फा कण ने टकराकर सीधा वापस आ गई, जिससे इन्हें पता चला कि जो परमाणु का मध्य भाग है वो धनावेशित है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है। और हमें पता है कि परमाणु के मध्य भाग में जो न्यूक्लियस है उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? तो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो उस समय तक तो न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी और आगे चलकर जब न्यूट्रॉन की खोज हुई भी तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता यानी कि वो तो न्यूट्रल होता है, तो उसकी तो बात छोड़ दो। और जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इससे ये पता चल गया कि जो परमाणु का नाभिक है न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, धनावेशित है। और जो परमाणु का द्रव्यमान है, भार है, वो भी नाभिक के कारण ही है। यानी कि अगर किसी परमाणु का द्रव्यमान पूछा जाए कि बताइए इसका द्रव्यमान कितना है, तो जो उसके नाभिक का भार है, नाभिक यानी कि नाभिक में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार को जोड़ दिया जाए तो वही परमाणु का द्रव्यमान होगा। और नाभिक का आकार परमाणु के कुल आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। तो रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से काफी चीजें क्लियर कर दी। तो इनके मॉडल के मुख्य बिंदु क्या निकले? तो पहला तो इन्होंने बताया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान इसके केंद्र में निहित होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसके केंद्र में है, जिसे नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और दूसरा मुख्य बिंदु क्या है इनके मॉडल का? तो इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर गति कर रहे हैं यानी कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना सौर मंडल से की है, जिसमें जो नाभिक है वो सूर्य के समान है और जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके चारों ओर गतिशील ग्रहों के समान है। तो जैसे जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उसके केंद्र में सूर्य है, तो उसी प्रकार परमाणु के केंद्र में क्या है? नाभिक है। और सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं? तो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो इन्होंने परमाणु की तुलना सोलर सिस्टम से की है। तो रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया इसमें भी कुछ कमियां थी। तो कौन कौन सी कमी थी? तो पहली कमी तो ये थी कि रदरफोर्ड के अनुसार ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्होंने बताया ना कि जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु विद्युत गतिकी यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक के नियम के अनुसार कोई भी चक्रण करता हुआ आवेशित कण विकिरण का उत्सर्जन करेगा। ये क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं कि चक्रण करता हुआ कोई भी आवेशित कण विकिरण का उत्सर्जन करेगा, जिससे क्या होगा? उसकी ऊर्जा में कमी होती जाएगी और लगातार घटती ऊर्जा के साथ वह नाभिक के पास आता जाएगा और अंततः ऊर्जाहीन होकर वो नाभिक में गिर जाएगा। तो रदरफोर्ड के अनुसार क्या था? इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, परंतु एक नियम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का नियम। इसके अनुसार क्या है कि कोई भी पार्टिकल जिसमें एक्सेलरेशन है यानी कि त्वरण है, जो गति कर रहा है, अगर वो गति कर रहा है तो उसकी ऊर्जा में यानी कि एनर्जी में कमी आती जाएगी और धीरे धीरे क्या होगा? उसकी एनर्जी घटती जाएगी, क्योंकि जो आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? चारों ओर नाभिक के चक्कर लगा रहा है। तो जब वो एक्सेलरेट कर रहा है यानी कि गति कर रहा है तो क्या होगा? उसकी एनर्जी में कमी आती जाएगी और एक टाइम क्या होगा कि उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिसके बाद में क्या होगा कि वो तो बीच में जो नाभिक है उसमें आकर गिर जाएगा। तो इस प्रकार तो जो परमाणु है वो अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे और एनर्जी में कमी आती रहेगी और उसके बाद वो नाभिक में आकर गिर जाएंगे। तो इससे तो यह पता चलता है कि परमाणु अस्थायी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, परमाणु तो स्थायी है। तो ये नहीं बता पाए कि आखिर परमाणु स्थायी कैसे है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं फिर भी परमाणु स्थायी कैसे है? तो ये परमाणु की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। और दूसरी कमी क्या थी कि इस मॉडल ने नाभिक के बाहर गतिशील इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के विषय में भी कुछ स्पष्ट नहीं किया। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इन्होंने ये तो बता दिया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नाभिक के बाहर जो ऑर्बिट है, जो कक्षाएं हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं यानी कि उनकी व्यवस्था क्या है, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी व्यवस्था के बारे में ये नहीं बता पाए। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की ये कमियां थी। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद बोर का परमाणु मॉडल आया। तो वर्ष 1913 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, जो कि मैक्स प्लैंक द्वारा प्रस्तुत क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। क्वांटम सिद्धांत क्या है? क्वांटम थ्योरी क्या है? तो क्वांटम थ्योरी के अनुसार ऊर्जा विकिरण यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का जो अवशोषण है ये निरंतर नहीं होता, बल्कि अनिश्चित छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिसे क्वांटम कहा जाता है। यानी कि जो एनर्जी का लॉस है ये लगातार नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में होता है, बंडल में होता है, जिन्हें क्वांटम कहा जाता है। तो बोर का जो मॉडल है इसी क्वांटम थ्योरी पर आधारित है। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या है? तो नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कहा कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल निश्चित कक्षाओं में ही निश्चित ऊर्जा और कोणीय संवेग तथा नाभिक से अपनी ऊर्जा के समानुपाती दूरी पर ही चक्रण करते हैं। तो आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो इन्होंने बताया कि नाभिक के बाहर अलग अलग ऑर्बिट है यानी कि कक्षाएं हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी ही कक्षा में रहते हैं और अपनी ही कक्षा में रहते हुए नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इनकी ऊर्जा में लॉस क्यों नहीं होता तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को बाहर की ओर से क्रमशः के, एल, एम, एन और सो ऑन इसी प्रकार नाम से जाना जाता है। यानी कि जो नाभिक है, नाभिक के सबसे करीब जो ऑर्बिट है उसे के कहा गया, उसके बाद जो अगली ऑर्बिट है उसे एल कहा जाता है, उसके आगे एम, एन और इसी प्रकार ये चलता है। इसको आप नंबर में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जो के ऑर्बिट है उसे पहली ऑर्बिट यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, एल को सेकंड ऑर्बिट, एम को थर्ड ऑर्बिट और इसी प्रकार ये क्रम आगे बढ़ता जाएगा। तो बोर ने बताया कि प्रत्येक कक्षा यानी कि प्रत्येक ऑर्बिट की एक निश्चित ऊर्जा होती है और इसीलिए इन्हें ऊर्जा स्तर भी यानी कि एनर्जी लेवल भी कहा गया। तो बोर ने बताया कि जो ये ऑर्बिट है ना, प्रत्येक ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी लेवल है, अपना एक ऊर्जा स्तर है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट पर रहते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पर है तब तक उनकी एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि उनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो प्रत्येक ऑर्बिट है उसका अपना एक ऊर्जा स्तर है, अपना एक एनर्जी लेवल है। और जब तक इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल यानी कि अपने ऑर्बिट में रहेंगे उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन चाहे कि हम दूसरी कक्षा में चले जाएं, तो या तो उनकी ऊर्जा में हानि होगी या तो उन्हें अपनी ऊर्जा बढ़ानी होगी। तो कब उनको अपनी ऊर्जा कम करनी पड़ेगी और कब बढ़ानी पड़ेगी वो हम आगे देखते हैं। तो नील्स बोर ने 3 केस बताए। पहला केस है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, यानी कि उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो जिस कक्षा का है, अगर वो अपने ही ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा केस क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न
कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो वह बाहरी स्तरों से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जब भी जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए वो k ऑर्बिट में है और k ऑर्बिट से अगर वो सोचे मुझे l ऑर्बिट में जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, यानी कि उसकी ऊर्जा में कमी होती है। तो तीन केस हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में जाना चाहता है तो क्या होगा, उसे ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली कक्षा से नीचे वाली कक्षा में आएगा तो उसकी ऊर्जा में कमी होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नील्स बोर ने बताया कि हर एक ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी लेवल है। उन्होंने जो रदरफोर्ड की पहली कमी थी जो वो नहीं बता पाए थे वो इन्होंने बता दी, और इसके बाद जो रदरफोर्ड के मॉडल की दूसरी कमी क्या थी, वो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को नहीं बता पाए थे कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी इन्होंने बताया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, तो कक्षा में यानी कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के अनुसार बढ़ती है। n मतलब क्या है, नंबर, कौन से नंबर का वो ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के जो सबसे करीब ऑर्बिट है वो पहला ऑर्बिट है जिसे हम k ऑर्बिट भी कह देते हैं, उसके बाद जो है वो दूसरा ऑर्बिट है। तो n मतलब कि नंबर। तो पहली कक्षा में जो ऑर्बिट होगा फॉर्मूला क्या है, 2n², 2 तो रहेगा ही, 2 से मल्टीप्लाई होगा, पहले नंबर का ऑर्बिट है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 दूनी 8, तो दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार तीसरे ऑर्बिट में कितने होंगे, सेम फॉर्मूला 2n², तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और चौथे ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसी प्रकार आप इस फॉर्मूले से किसी भी नंबर के ऑर्बिट में ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी नंबर के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, 2n²। तो आगे हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे तो शुरुआत में मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। ये पूरा डायग्राम है परमाणु का। परमाणु के न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, भार होता है, वो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार को जोड़ दिया जाए। तो 86 में जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक ई गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणों की खोज की और बताया कि ये किरणें धनावेशित कणों से निर्मित हैं। और वर्ष 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों से ये सिद्ध किया कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित कणों का संकेंद्रण होता है, और रदरफोर्ड ने इन कणों को प्रोटॉन नाम दिया। तो इस प्रकार जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के रूप में प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो गोल्डस्टीन के द्वारा की गई। तो यहाँ से आपसे यही पूछा जाएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन फोर्ड ने। तो प्रोटॉन के बाद है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जे थॉमसन ने वर्ष 1897 में की थी। और कैथोड रे ट्यूब पर प्रयोगों के आधार पर थॉमसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि कैथोड किरणें अत्यंत सूक्ष्म ऋण आवेशित कणों से निर्मित हैं। और थॉमसन ने इन ऋण आवेशित कणों को कणिका कहा, और जिन्हें बाद में वैज्ञानिकों के द्वारा इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। और कब की थी, तो 1897 में की थी। उसके बाद है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज सबसे बाद में वर्ष 1932 में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। उन्हें इस उपलब्धि के लिए वर्ष 1935 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो जो न्यूट्रॉन है ये हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉनों के साथ संयोजित होते हैं। और न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता, ये न्यूट्रल होता है। और इसका द्रव्यमान भी प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। हमने पीछे पढ़ा ना कि इन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, और दोनों में भी देखा जाए तो न्यूट्रॉन इससे थोड़ा भारी होता है और प्रोटॉन थोड़ा सा हल्का होता है, और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। तो आगे हम देखते हैं। तो परमाणु की त्रिज्या और उसके नाभिक की त्रिज्या पूछ ली जाती है। जैसे ये परमाणु है तो जो उसका न्यूक्लियस है यानी कि नाभिक का रेडियस क्या है, और जो पूरा परमाणु है इसका रेडियस कितना होता है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है, एटम का जो रेडियस होता है, उसे एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। याद रखिएगा, परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10 की पावर -10 मीटर होती है। और परमाणु का जो न्यूक्लियस है यानी कि इसके नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, न्यूक्लियस के रेडियस को फर्मी में मापते हैं। जो परमाणु की त्रिज्या है वो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, और इसके नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में मापते हैं। तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10 की पावर -15 मीटर इसकी त्रिज्या होती है। क्योंकि जो परमाणु का नाभिक है वो जाहिर सी बात है परमाणु से छोटा ही होगा, तो इसके नाभिक की जो त्रिज्या है वो -15 मीटर है, और परमाणु की त्रिज्या -10 मीटर है। और अगर हम कंपेयर करें तो परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से लगभग 1 लाख गुना अधिक होती है। यानी कि जो परमाणु का न्यूक्लियस है उसका नाभिक है वो छोटा होता है, इतना 1 लाख गुना छोटा होता है। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि परमाणु का द्रव्यमान पूर्ण रूप से किसके कारण होता है, तो बताइए परमाणु का भार कैसे पता चलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण, न्यूट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, या प्रोटॉन के कारण। तो इसका सही जवाब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण परमाणु का द्रव्यमान पता चलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो बताइए सबसे पहले पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो डोल्टन के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, डोल्टन ने, या थॉमसन ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक, या कैवेंडिश। तो इसका सही जवाब क्या है, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज बताइए किसने की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी, तो अब बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी, 1896 में, 97 में, 98 में, या 95 में। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। और बताइए किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि परमाणु धनात्मक आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें फंसे होते हैं। ये तो सही है, थॉमसन के परमाणु मॉडल में उन्होंने ये बताया था। पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन क्या है कि परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। तो दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि इन्होंने बताया था कि परमाणु जो है धनात्मक यानी कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और उसके बीच बीच में जो
परमाणु का रेडियस कितना होता है? ये पावर है 10 की पावर माइनस 6 मीटर, 10 की पावर माइनस 14 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर या 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो परमाणु की त्रिज्या क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 की पावर माइनस 10 मीटर।